फॉर्मूला के अंदर जो सेल का नाम हम लिखते हैं, उन्हीं सेल के नामों को रेफरेंस बोलते हैं या एड्रेस बोलते हैं। जैसे A1 प्लस B1 प्लस C1, तो ये A1 B1 C1 ये क्या है? रेफरेंस है या एड्रेस है? तो हवालाजात से एक फार्मूला के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सेल की कद्र को मुख्तलिफ फार्मूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेल की कद्र को मुख्तलिफ फार्मूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल का जो पता है A1 है, B1 है, C1 है, D1 है, वो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल के जो नाम हैं उन्हीं नामों को रेफरेंस या एड्रेस बोला है। हवालाजात किसी वर्कशीट पर सेल या सेल्स के ग्रुप को पहचान देते हैं। हवालाजात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बताते हैं कि वो किसी फॉर्मूला में इस्तेमाल की जाने वाले वैल्यूज को कौन से सेल में तलाश करता है। यानी हम A1 देखेंगे तो A1 का मतलब क्या हुआ? हमारे जो शीट में जितने कॉलम हैं या जितने रो हैं या जितने सेल हैं, A1 लिखने का मतलब हुआ कि हमारे शीट का पहला सेल। यही ना होगा? जी। B1 लिखने का मतलब होगा कि B1 दूसरा कॉलम है, रो पहला है। तो जो हम रेफरेंस लिखते हैं उस रेफरेंस से सेल का पता हो जाता है कि किस सेल के वैल्यूज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर्मूला के अंदर उस सेल के डायरेक्टली वैल्यूज को भी लिख सकते हैं और वैल्यूज को ना लिख करके उस सेल का जो पता होगा उस पता को भी लिख सकते हैं। अब ये जो एड्रेसेस हैं या हवालाजात जो उर्दू में बोल रहे हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक का नाम रिलेटिव है, दूसरे का नाम एब्सोल्यूट है और तीसरे का नाम मिक्स्ड है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव और एब्सोल्यूट को जब आप समझ जाएंगे तो मिक्स को आसानी से समझ लेंगे। रिलेटिव और एब्सोल्यूट है, यानी एक रेफरेंस को रिलेटिव बोल सकते हैं, एक को एब्सोल्यूट बोल सकते हैं। और जहां ये दोनों मिल जाएं, रिलेटिव भी इस्तेमाल किए जाएं और एब्सोल्यूट भी इस्तेमाल किए जाएं, तो उसको मिक्स्ड बोल लेंगे। अब सर स्क्रीन रिलेटिव जो है साफ नहीं आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि ये पेज को दोबारा भेजूंगा, ये साफ सुथरी तस्वीर हुई नहीं है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। ये नंबर 1 के बाद लिखा हुआ है रिलेटिव एड्रेसिंग। कहाँ पढ़ा? ये समझ में आया? ये जो एरो जी चल सर। रहा है, रिलेटिव एड्रेसिंग। जी। जब कोई फॉर्मूला किसी दूसरे सेल में क़याम पजीर होता है, यानी किसी दूसरे सेल में होता है, तो ये सेल के माबैन मकामी निस्बत, जिसको पोजिशनल रिलेशन को भी दिखाता है। इसीलिए उस किस्म के एड्रेसिंग को रिलेटिव एड्रेस कहते हैं। अब एड्रेस इन्होंने 3 तरह की कर दिया। एक रिलेटिव एड्रेस, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस, तीसरा मिक्स रेफरेंस या एड्रेस। रिलेटिव किसको कहेंगे, एब्सोल्यूट किसको कहेंगे, मिक्स किसको कहेंगे, ये तीनों का डिफिनेशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मान लें कि हमने A1 और B1 का टोटल निकाला है C1 में, और C1 का फॉर्मूला हम कॉपी करें C2 में, तो A1 प्लस B1 का टोटल है C1 में। C2 में जब हम C1 का फॉर्मूला कॉपी करें तो C2 में ऑटोमेटिकली A2 आ जाए और B2 आ जाए। तो अगर ऐसे रेफरेंस ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्टिंग की सूरत में या ऑटोफिल की सूरत में बदल जाता हो, तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। जैसे इस पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको मिसाल देकर समझाते हैं। मिसाल है, मान लीजिए कि सेल E7 में जो फॉर्मूला मौजूद है वो B7 प्लस C7 प्लस D7 है। E7 है एक कॉलम, वो सेल है, उस सेल में B7 C7 D7 का टोटल निकाला गया। यह ऐसे कमांड को ऑफर करता है जिसके रूप से सेल या सेल्स के ग्रुप के कंटेंट्स को किसी दूसरे सेल या सेल के ग्रुप में कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया।
कॉपी कमांड के इस्तेमाल से E7 में मौजूद फॉर्मूला सेल E11 में कॉपी कर दिया। यानी E7 में जो आपने फॉर्मूला टाइप किया है वो कौन सा फॉर्मूला है? B7 प्लस C7 प्लस D7, ये फॉर्मूला है E7 में। हेलो, कौन सुना? ICT, ओके। तो आपने B7 प्लस C7 प्लस D7 को कॉपी कर लिया E7। अब आप E7 के फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए E11 में। तो E11 में जब आपने कॉपी करके पेस्ट किया है, अब हमको जानना ये है कि E7 के अंदर जो फॉर्मूला है B7 C7 D7 आया E11 में कॉपी करने पेस्ट करने के बाद B7 C7 D7 ही रहेगा, या E11 के अकॉर्डिंग B11 C11 D11 हो जाएगा। तो अगर E11 के मुताबिक B11 C11 D11 हो जाए तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। उसी को लिखते हैं E7 में मौजूद फॉर्मूला सेल E11 में कॉपी कर दिया जाता है तो एक्सेल उसे B11 C11 D11 के तौर पर कॉपी करता है। उसका मतलब ये निकलता है एक्सेल इस फॉर्मूला को जो E7 या E11 में दर्ज किया है उसे B7 C7 D7 या B11 C11 D11 की हासिल जमा के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करता। दोनों फॉर्मूला का मतलब होता है एक ही रो के बाएं जानिब तीनों कॉलम में मौजूद वैल्यूज का हासिल मान इस तरह के सेल G5 में फॉर्मूला की कॉपी यू होगी। तो हासिल क्या निकला कि अगर कोई सेल का रेफरेंस आपने कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट कर दिया तो जिस सेल को आपने पेस्ट किया है उसका जो रेफरेंस है उसी के मुताबिक दूसरे सेल में उसका सेल का रेफरेंस बदल जाए। यानी अगर E11 में E7 का आपने B7 C7 D7 को कॉपी किया E7 के अकॉर्डिंग तो E11 के अकॉर्डिंग खुद ब खुद बदल जाए। वो कौन? E11 C11 D11। तो अगर ऐसे एड्रेस खुद ब खुद बदल जाते हो कॉपी पेस्टिंग की सूरत में तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अब इसको हम एक लाइव एग्जांपल से करके देखते हैं कि कैसे ये बदल रहा है। एक MS एक्सेल का स्क्रीन शो हो रहा है। जी सर। अब इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए 80 90 23 89 56 87। ये C1 में आप फॉर्मूला यूज करें इनका जोड़ निकालने के लिए A1 प्लस B1 A1 प्लस B1। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इसमें आप पेस्ट कीजिए। अब पेस्ट करने के बाद देखिए 170 का कॉपी किया था आपने और उसको पेस्ट किसमें किया? C2 में। यानी C1 को कॉपी करके C2 में आपने पेस्ट कर दिया। तो C2 में जो पेस्ट हुआ है वो देखिए पेस्टिंग में A1 B1 आया, ये A2 B2 आया। फॉर्मूला बार पे देखिए A2 B2 सर इसमें नंबर ही आया है। नंबर आया तो 170 को आपने कॉपी किया है ना। जी 170 को कॉपी करके पेस्ट किया तो 170 ही पेस्ट होना चाहिए था, लेकिन 170 पेस्ट नहीं हुआ, 112 पेस्ट हुआ। 112 का मतलब क्या हुआ? ये 112 का मतलब हुआ A2 और B2 का A2 का B2 का जोड़ निकाल दिया। तो ये बता ये रहे हैं कि रिलेटिव रेफरेंस उस रेफरेंस को बोलेंगे जिसको कॉपी करके अगर कहीं पेस्ट करें या ऑटो फिल के जरिए दूसरी जगह आप यूज करें
तो उस सेल का रेफरेंस अपने बगल के वैल्यूज के मुताबिक खुद ब खुद बदल जाए। जैसे C1 के अंदर वैल्यू आया A1 और B1 का, तो C2 में ऑटोमेटिकली A2 और B2 का आ गया। इस तरीके से A2 या B2 में अगर आता है तो उस वैल्यूज को रिलेटिव रेफरेंस कहेंगे। अब इसको और ऑटो फिल कर लीजिए आप। इसमें देखिए यहाँ पे C3 के अंदर जो वैल्यू आया A3 आया और B3 आया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ओके, तो रिलेटिव रेफरेंस किसको कहेंगे कि एक सेल का रेफरेंस आप यूज करें, दूसरे सेल में उस रेफरेंस को कॉपी कर दें, तो वो रेफरेंस अपने दूसरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग खुद ब खुद बदल जाए, तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस कहेंगे। तो C1 के अंदर जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, वो फॉर्मूला कॉपी पेस्टिंग के बाद दूसरे सेल में ऑटोमेटिकली सेल का रेफरेंस बदल जा रहा है, तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस बोल देंगे। क्लियर है? तो आपको पहले समझाया था कि एड्रेस क्या चीज है, उस एड्रेस के बाद एक आपको बताया रिलेटिव रेफरेंस और दूसरा बताया एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब ये रिलेटिव तो आपके ये रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस किसको बोलेंगे? तो ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंस उस रेफरेंस को बोले कि कॉपी पेस्टिंग की सूरत में वो रेफरेंस ना बदले, जो आपने कॉपी किया है पेस्टिंग की सूरत में वो रेफरेंस बहाल रहे। अगर वो रेफरेंस सेम का सेम बहाल रहता है, वो बदलता नहीं है, तो वैसे रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस कहेंगे। जैसे, और एब्सोल्यूट रेफरेंस बनता कैसे है? तो कहा एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए सेल का जो नाम है, यानी कॉलम, सेल में क्या क्या आता है, कॉलम और रो का नाम, तो रो और कॉलम के नामों से पहले आप डॉलर की अलामत लगा दें। ये डॉलर की अलामत है, इस अलामत को सेल के नामों से पहले आप लगा दीजिए। जैसे A1 है तो एक है ए कॉलम और 1 है रो, तो आपको दोनों को नहीं बदलने देना है। ए से पहले डॉलर लगा दीजिए और 1 से पहले डॉलर लगा दीजिए, जैसे हम यहाँ यूज करते हैं। B1 के अंदर A1 और B1 के वैल्यू को आप जोड़िए, तो डॉलर लगाया, $A $1 प्लस $B $1। अब आप इंटर की प्रेस कीजिए, 170 जुड़ गया। अब इसको आप ऑटो फिल कीजिए, 170 170। फॉर्मूला में आप रेफरेंस, फॉर्मूला बार में रेफरेंस देखिए, यहाँ पे D2 के अंदर जो रेफरेंस आया है वो रेफरेंस फॉर्मूला बार में पढ़ के सुनाइए मुझको। D2 का फॉर्मूला वो क्यों भाग गए? इक्वल टू ए A1 $A $1 प्लस $B $1। ओके, बदला नहीं ना। और नहीं इसके सर। जस्ट उल्टा देखिए, C2 के अंदर, C2 में देखिए क्या आया, A2 प्लस इक्वल A2 B2, बदल गया ना। जी। अगर रेफरेंस बदलता है तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस कहेंगे, नहीं बदलता है तो उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहेंगे। अब इन्हीं दोनों को मिला दीजिए। अब हम E1 में रेफरेंस लगाते हैं A1 प्लस $B $1 में एक रेफरेंस रिलेटिव का है और दूसरा रेफरेंस एब्सोल्यूट का है। दोनों एक साथ एक फॉर्मूला में इस्तेमाल कर लिया आपने, इसको हम मिक्स रेफरेंस का नाम देंगे। इंटर की प्रेस कीजिए, इसको आप ऑटो फिल कीजिए या कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, पेस्ट करते हैं Ctrl+V। यहाँ पे देखिए E2 के अंदर जो वैल्यू आया, E2 में फॉर्मूला बार पे देखिए क्या बदल रहा है, A2 हो गया और B1 रह गया। तो E1 के अंदर जो एड्रेस लिखा गया था A1 प्लस B1 लिखा गया,
और उसी फॉर्मूले को आपने E2 में कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ बदल गया, A2 तो बदला लेकिन B1 अपनी हालत पे रह गया। तो यहाँ पे एक रेफरेंस में आपने एक फॉर्मूला के अंदर 2 रेफरेंस यूज कर दिया आपने, एक रिलेटिव का और दूसरा एब्सोल्यूट का। तो इस रेफरेंस को मिक्स रेफरेंस बोलेंगे। तो रेफरेंस 3 तरह के हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। समझ में आया या नहीं आया? बोलो जी भाई, सर, आगे समझ में? आगे समझ। ओके, जनवरी के पेपर में पूछेंगे लोग आपसे रेफरेंस क्या होता है और रेफरेंस कितने तरह के होते हैं, बता ले जाएंगे जी इंशाल्लाह, सर। बता लेना। तो रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली बदलता हो वैसे रिलेटिव रेफरेंस कहेंगे, जो ना बदले वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, जहां दोनों को शामिल कर दीजिए वो मिक्स रेफरेंस है। तो ये तीनों की मिसालें मैंने आपको दे दी। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है सम। सम का मतलब था जोड़ना। इस सम के साथ अगर हमको 3 सेल के वैल्यूज को जोड़ना हो, A1 को, B1 को, C1 को, तो कैसे लिखेंगे आप? A1 लगाया आपने, A1 लिखने के बाद हम डायरेक्ट B1 लिखें या कुछ अलामत लगावें? कॉमा लगेगा सर। कॉमा लगे। ओके गुड, ये कॉमा लगा, उसके बाद B1 लिखा आपने, फिर कॉमा लगाया, आपने C1 लिख दिया। तो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट या तफरीक करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया आपने, तो इस अलामत को सेपरेट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेपरेट ऑपरेटर। अब इंटर की प्रेस कर दीजिए, तीनों को जोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ A1 कॉमा B1 कॉमा C1, ये जो बीच में आपने कॉमा कॉमा का इस्तेमाल किया है, ये सेपरेट ऑपरेटर का नाम होगा इसे, और हर सेल को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉपी पे नोट कीजिएगा या ध्यान नशी रखें आप कि इसे हम सेपरेट ऑपरेटर बोलेंगे। क्लियर है? और सेपरेट ऑपरेटर है कौन? ये कॉमा। उसके बाद मान लें कि हमको A1 से लेकर के E1 तक जोड़ना है, तो A1 से लेकर के E1 तक में कितने कॉलम आए? 5 कॉलम आए। पांचों कॉलम के ओके गुड। तो पांचों कॉलम के वैल्यूज को हमको जोड़ना है, तो आया हम अलग अलग सबका नाम दें या 2 सेल का नाम दे दें और 2 सेल के बीच में 2 सेल आवेंगे ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाए। तो अगर ऐसा कोई जी तरीका सर। हो कि स्टार्टिंग को बता दें और एंडिंग को बता दें, और स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में आने वाले सेल खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाएं, तो अगर ऐसी कोई अलामत हो तो उस अलामत को रेंज ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेंज ऑपरेटर। ये कॉलन कॉलन है, ये रेंज ऑपरेटर है। ये जो अलामत है इसको क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में? रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर बोलेंगे इसको। ये अलामत जो दिख रहा है इसको क्या क्या, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? दिख रहा है ये सर दो, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। पता नहीं है, इसको कॉलन बोलते हैं। ये कॉलन जो है MS एक्सेल में रेंज ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे इन दोनों को जोड़ना है आपको, A1 से लेकर के E1 तक, तो इसमें आप यूं लिखेंगे सम A1 कॉलन E1। अब A1 से लेकर के E1 लिख देने के बाद इसमें क्या क्या शामिल हो गया? A1 से E1 तक। A1 से लेकर के E1 तक में B1 C1 D1 आ गया उसमें। इंटर की प्रेस करेंगे, इसका वैल्यू टोटल कर देंगे। तो ये जो कॉलन लगा, इस कॉलन को रेंज ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है? जी सर। ये कोने में लिखा हुआ शीट 1, एक और शीट हम बढ़ाते हैं। अब आगे शीट 2 दिख रहा दोनों? जी सर। शीट 1 और शीट 2 है। हम चाहते ये हैं
कि शीट 1 का जो A1 और B1 का वैल्यू है ये शीट 2 पे लावे। तो शीट 2 में ऑलरेडी है A1 B1, है ना भाई? जी सर। शीट 1 में भी A1 है B1 है, शीट 2 में भी A1 और B1 है, और हमको शीट 2 में शीट 1 के A1 और B1 के टोटल वैल्यूज को लाना है। तो कैसे जोड़े हम? अगर डायरेक्टली A1 B1 लिख देंगे तो इसी शीट में जोड़ेगा। तो अगर किसी शीट के सेल को दूसरे शीट में आपको लाना हो तो आप टोटल करने से पहले या फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले आप शीट का नाम दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे लिखें सम, सम के बाद यहाँ लिखें शीट 1। अब शीट 1 के बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाइए। एक्सक्लेमेशन का मार्क समझते होंगे, जी ये सर। मार्क है एक्सक्लेमेशन का, शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए A1 कॉमा शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क B1। इतना लिखने से क्या होगा, ये जो टोटल वैल्यू आएगा सम करने के बाद ये शीट 2 का नहीं आएगा बल्कि शीट 1 का है। 170 इसका आया, शीट 1 का। शीट 1 का। तो गोया कि अगर किसी दूसरे शीट के वैल्यूज को किसी तीसरे शीट में अगर आपको लाना हो तो क्या करेंगे आप? शीट का नाम लिखेंगे सर। शीट का नाम लिखेंगे। फॉर्मूला के स्टार्टिंग से पहले, यानी कि स्टार्ट करें सेल के नाम से पहले आपको शीट का भी नाम भी शामिल करना है। ठीक है? जी सर। तो आज के जी। इस मुख्तसर सा दर्स में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि MS एक्सेल में जो सेल के नाम लिखे जाते हैं इन सेल के नामों को एड्रेस या रेफरेंस बोलते हैं। और ये एड्रेस रेफरेंस 3 तरह के होते हैं, एक रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा इन दोनों का मिक्स रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होगा एक सेल का जो रेफरेंस हमने इस्तेमाल किया उस रेफरेंस दूसरी जगह पे खुद ब खुद अगर बदल जाता है तो वैसे रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस बोलेंगे। अगर नहीं बदले तो उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलेंगे। और एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए डॉलर की अलामत रेफरेंस के नाम से पहले लिखा जाएगा। अगर कॉलम को बनाना है तो कॉलम से पहले, रो को बनाना है तो रो से पहले। और अगर यही रेफरेंस एक जगह पे आप साथ साथ इस्तेमाल कर लें, रिलेटिव भी इस्तेमाल करें और एब्सोल्यूट भी, तो उसको मिक्स रेफरेंस बोल लेंगे। उसके बाद और चंद अलामत बताया इन्होंने, एक रेंज ऑपरेटर, सेपरेट ऑपरेटर और एक शीट को कैसे हम शामिल करेंगे। क्लियर है? जी सर। बोलो भाई लोग। जी सर। आज का जो मैंने 3 पेज आपको भेजा है उस 3 पेज में यही कुछ है, रेफरेंस क्या चीज है और रेफरेंस कितने तरह का है। इन्होंने मिसाल दे दे के समझाया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन है यही 3-4 बातें। क्लियर है? जी सर। सर ये आपका जो एक्सेल है वर्जन कौन सा है इसका? हमारा वर्जन 19 है। थैंक यू। आप 19 से लेकर के 4 के बाद जो भी जाओगे सब में काम हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 9, 10 हर एक में तकरीबन ये सब सारी चीजें कॉमन रहेंगी। सर हमारा 2013 है तो उसके अंदर हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। नहीं होंगी, जगह बदल गई होंगी बस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो बहुत पुरानी चीज है, सब में रहती है, बस लोकेशन या तरीका थोड़ा सा बदला रहा होगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यही सर ना जैसे आप, जी सर, सर 2013 जैसे की इसके बात। नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है तो इसको कैसे करते हैं? ये जो नाम लिखा आ रहा है, ऊपर जो आपने करा था अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ना। हाँ ये जो लिखा है ना, उस पे माउस को ले जाइए, जी सर। माउस को लाने के बाद नाम आ जाता है। कोई भी जो सिंबल बना हुआ है उस सिंबल पे माउस को रखेंगे, उसका नाम क्या है वो नाम डिस्प्ले होता है।
सर आपके में जो है आपका वर्जन जो है, उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक पहले से ही। हमारे में जो है ऐसा होता है कि जब माउस लेकर जाते हैं तब लिखा हुआ आता है। चलिए, तो उसे कोई जैसे दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मेटिंग एज टेबल है। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं ना है? काम हो रहा है ना? पता नहीं चल पाता उससे एकदम। अच्छा अच्छा। मगर 13 में भी तो लिखा हुआ होगा। तुम्हारा कौन सा भैया सका सका एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन? क्या पूछ दिया? चले, बस यही है बस। अब ये बता, मैं इफ फंक्शन का इस्तेमाल कुछ क्लियर हुआ था आपका? जी सर। इफ फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था किसी दिन ना, इफ का इस्तेमाल किया समझ था। गया जी वाला था। अच्छा, मान लें कि ये शीट पे नंबर पड़ा हुआ है, एक अरबिक का है। 6 मिनट बाकी देख लेता हूँ। अरबिक, उर्दू, टोटल, परसेंटेज, इधर डिवीजन है। और टोटल निकाल दिया आपने अगर, इसका परसेंटेज निकाल दी जरा सा फट से। बताइएगा, दिख रहा है? जी सर। हाँ, इसका परसेंटेज निकालिए। डिवीजन लगाइए सर। डिवीजन हम बाद में लगाएंगे, पहले परसेंटेज निकालिए। टोटल में जो 180 आया, 180 का परसेंटेज निकालिए। डिवाइडेड D2 याद रखना पड़ेगा। डिवाइडेड 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 नहीं, सर नहीं पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले उसको 100 में ले जाइए। 100 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 200। ये फॉर्मूला याद रखा कीजिए, बार बार कौन बताएगा? ये 90 परसेंटेज आया। मल्टीप्लाई अब मान लीजिए आपके पास ग्रेड देना है ए और बी। या हम कर लें फेल और पास। फेल है और पास है, ये दो चीजें हैं। फेल है लेस देन 33 में, और ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो तो पास है। पास कब होगा बच्चा? जब परसेंटेज 33 के बराबर हो या ज्यादा हो। अगर इससे कम हो जाए तो फेल हो जाएगा। ये डिवीजन में हमको निकालना है, या पास हो सकता है या फेल हो सकता है। कैसे लिखें? आइडिया क्लियर है तो बताइए, वरना हम बताएं। आप बता दीजिए सर। बता देते हैं। इफ लगाया आपने, इफ के बाद ब्रैकेट लगाई आपने। अब जिसके कंडीशन पे आपको फेल या पास करना है, उस सेल का रेफरेंस लगाइए। इसके बेसिस पे आप फेल करेंगे या पास करेंगे? इसी परसेंटेज के बेसिस पे। F2 H4। हाँ, F2 F2 में तो लिख ही रहे हो आप। H वो H4। E2 E2, ओके गुड। E2 E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर E2 ग्रेटर का देन वैल्यू 33 के बराबर हो या बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तो जो भी आपको काम करना है, ट्रू होने के सूरत में कॉमा दे करके उस वैल्यू को आप लिख दीजिए। और ये भी आपको बताया था मैंने कि जब आप टेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा लगाइए।
और लिखिए पास। अगर 33 से कम हो जाए फॉल्स के सूरत में, यहाँ पे आप लगा दीजिए फेल्ड, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब जब सर, यूं ही आप, जी बोलिए। इसके बाद इफ वगैरह नहीं लिखाएगा? अभी बहुत सारे सूरतें होंगी तब लगेगा, अभी एक सूरत आपको समझा रहे हैं, या तो फेल करना है या पास करना है, जी सर। ज्यादा नहीं ना है। जी नहीं। एक ही सूरत, यानी 33 के बराबर है या ज्यादा या कम, इतने के लिए काफी है ये। इंटर की प्रेस कीजिए, ये पास आ गया। अब दूसरे वाले में हम डालते हैं 23 नंबर, 22 नंबर। क्या हुआ? इसका जोड़ निकालना है ऑटोफिल से, इसका परसेंटेज ऑटोफिल से निकालना, इसको भी ऑटोफिल से ड्रैग कीजिए। हम पास को ड्रैग कर रहे हैं, पास के अकॉर्डिंग जहां 33 से कम मिलेगा वो फेल हो जाएगा। आया? बोलो भाई। जी सर। जी सर। फॉर्मूला बार जो जितना मैंने लिखा है उसको कॉपी पे नोट कीजिए, वरना कल के डेट में फिर कहोगे कैसे लिखा है कॉपी पास में, जी तो उसको नोट कीजिए। कर लिए? नोट कर लेना, फेसबुक पे चला, व्हाट्सएप पे चला गया। अच्छा, ये पास और फेल दो ही बच्चा रहा, पर हमको यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट करना है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, सेकेंड करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हो, थर्ड करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो। क्या करें अब इसमें हम? इफ E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या करना है इसको? फर्स्ट, if E2 greater than equal to 45, second, if E2 greater than equal to 33, थर्ड, अगर उससे फॉल्स हो जाए, फॉल्स की सूरत में फेल्ड। जितनी मरतबा आपने ब्रैकेट को ओपन किया उतनी मरतबा यहाँ बंद कर देंगे। एक यहाँ खुला है, दूसरा यहाँ खुला है, 3 मरतबा खुला है, 3 मरतबा बंद कर दिया, एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये फर्स्ट हो गया, इधर फेल हो गया, इसके थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देते हैं।
देख लो भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल सारा आ गया। व्हाट्सएप पे देखोगे उसमें जो फॉर्मूला है उसको कॉपी कर दिया पेस्ट किया हूं मैं, उसको चेकआउट कीजिएगा आप। यस सर। अब आपका टाइम खत्म हो रहा है सेशन का, हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं समझिएगा क्लास बंद। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो आज जितना पढ़ा गया है इसको थोड़ा सा क्लियर करके कल आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।